हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इस चैप्टर का आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं, जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप सभी के लिए खास करके 2024 के एग्ज़ाम के दृष्टि से रिलेटेड है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में शामिल होने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों को शुरू करने। उस चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है भागलपुर, नई दिल्ली, बोधगया, पटना। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार की राजधानी पटना है। ठीक, इसी तरह से चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ऑप्शन दिया गया है 1500 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2500 या 1000। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसका व्याख्या कहाँ हुआ था? तब पटना का इतिहास भगवान बुद्ध के समय से है और बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, जो कि आज से 2500 वर्ष पहले है। यानी कि पटना का इतिहास आज से 2500 वर्ष पहले है, जो कि भगवान बुद्ध के जन्म के समय से हुआ था और भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन सभी बातों को भी आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को देखने हैं। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है यमुना, गंगा, नर्मदा या सोन। यानी कि पटना जो है ना वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा, यानी कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर इसी तरह से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि कुटुनिम्नतम काव्य ग्रंथ किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया है मेगास्थनीज की, दामोदर गुप्त की, कालिदास की, राजशेखर की। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त की। तो फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त साथी मित्र भी बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छे मार्क्स को ग्रहण कर पाएँ। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के दृष्टि से। क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है। ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, भागलपुर, नालंदा, दरभंगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र, यानी कि पटना जिसे सरस्वती का कुलगिरी कहते हैं। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी ही करेक्ट आंसर होगा। फिर चलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। ऑप्शन दिया गया है बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र जो है वो बिहार की राजधानी पहले भी थी और अभी भी बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र ही है। फिर इसी तरह से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर गुप्त की काव्य रचना कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है काव्य मीमांसा, कुटुबनितम, मुद्रा राक्षस, यात्रा स्मरण। ठीक,
तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही बता दिया था कि जो कुटु निम्नतम जो है वो दामोदर गुप्त जी की एक रचना है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी ही करेक्ट आंसर। एक खास बात बता दूं कि दोस्तों इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है। सो आप सभी इस चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th के सभी विषय की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हो, और बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने पर इस चैनल पर आप सबन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट की भी तैयारी कराई जाती है, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स को बिल्कुल ही आसानी से गेन कर सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 8 आप सभी को दिख रहा होगा कि बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था। ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पुष्पपुर। यानी कि बुद्ध के काल में पटना का नाम क्या था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा गया था। फिर इसी तरह से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इस वीडियो में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ही वीवीआई क्वेश्चन है आप सभी के बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को याद जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि किस महानगर की शोभा पुरंदर यानी इंद्र के स्वर्ग के समान थी। यानी स्वर्ग के समान कौन सा नगर था। ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, भागलपुर, नालंदा, दरभंगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र जो नगर था वह इंद्र भगवान के स्वर्ग के समान था। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए करेक्ट होगा। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है कि किसने भविष्यवाणी की कि भविष्य में पाटलीग्राम एक नगर होगा, परंतु यह झगड़ा, अग्नि और बाढ़ के भय से हमेशा ग्रसित रहेगा। यानी कि किसने यह भविष्यवाणी किया था कि पटना तो एक बड़ा नगर होगा, परंतु झगड़ा, अग्नि और बाढ़ के भय से हमेशा क्षतिग्रस्त होते रहेगा। ऑप्शन दिया गया है भगवान महावीर ने, ऑप्शन बी दिया गया है भगवान बुद्ध ने, ऑप्शन सी दिया गया है कालिदास ने, ऑप्शन डी दिया गया है जयदेव ने। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भगवान बुद्ध ने यह भविष्यवाणी किया था कि पटना एक तो नगर होगा, लेकिन झगड़ा, अग्नि और बाढ़ से हमेशा इसको भय बना रहेगा। तो फिर चलेंगे इसी तरह से अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 से। क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था। ऑप्शन दिया गया है रोम, ग्रीक, चीन या यूनान। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मेगास्थनीज जो था वो यूनान का एक राजदूत था। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि 12th नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। इसके लिए आंसर दिया गया है अशोक के समय में, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। यानी कि मेगास्थनीज जो था वो पटना आया था, लेकिन किसके समय में आया था इस बात को हमें बताना है। तो चलिए इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज जो था वो पटना आया था। अगला क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया था कि मेगास्थनीज जो था वो एक यूनान का राजदूत था। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चंस है
किसके काल में पाटलिपुत्र महानगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? ऑप्शन दिया गया है अशोक के समय में, मुगल वंश के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अंग्रेजों के समय। यानी कि पाटलिपुत्र नगर जो थी उसका शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट यानी कि बहुत ही अच्छा था किसके समय में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था काफी ही उत्कृष्ट थी। और फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। किसने अपने संस्मरण में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र नगर की व्यवस्था, शोभा और रक्षा सुव्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? फहियान ने, वेदसांग ने, मेगास्थनीज ने, इतसिंह ने। यानी कि पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट तो थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, लेकिन इसको किसने अपने स्मरण में लिखा है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मेगास्थनीज ने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र महानगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति ही उत्कृष्ट थी। फिर चलेंगे आगे के क्वेश्चनों को देखने। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि काफी ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। क्वेश्चन है कि प्रियदर्शी किसे कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त को, अशोक को, भगवान महावीर को, भगवान बुद्ध को। यानी कि प्रियदर्शी किसे कहते हैं? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के दृष्टि से है। क्वेश्चन है कि राजशेखर ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन दिया गया है काव्य मीमांसा, कुटुम्बनितम, मुद्रा राक्षस या फिर यात्रा स्मरण। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काव्य मीमांसा, यानी कि राजशेखर जी काव्य मीमांसा की रचना किए हैं। चलिए, आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अगला क्वेश्चन है कि किसके समय पाटलिपुत्र की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति समृद्ध थी? तो इसके लिए करेक्ट आंसर मैंने पीछे ही आप सभी को बता दिया है। अशोक के समय में सुरक्षा और शोभा व्यवस्था अति समृद्ध थी, लेकिन उत्कृष्ट तो उसके लिए तो मैंने पीछे बता दिया है। फिर चलेंगे अपने आगे के क्वेश्चनों को देखने। अगला क्वेश्चन है कि किस रचना के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र प्रचलित हुआ? यानी कि कौन से रचना में बताया गया कि पटना का नाम पाटलिपुत्र है? ऑप्शन दिया गया है काव्य मीमांसा, कुटुम्बनितम, मुद्रा राक्षस, पाटल पुष्पों की पुतलिका। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पाटल पुष्पों की पुतलिका। इसमें बताया गया है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र प्रचलित हुआ। अब इसी तरह से चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आप सभी के पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का, जो कि आप सभी के संस्कृत का सेकंड चैप्टर है। इसमें पूछा गया है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ऑप्शन दिया गया है बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर शरद ऋतु में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरद ऋतु में। यानी कि पाटलिपुत्र जो था ना उसमें कौमुदी महोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था, काफ़ी उत्साह के साथ। किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2024 के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके पीछे क्वेश्चन ये कई बार आप सभी के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है?
पाटलिपुत्र नगर को, दिल्ली को, गुप्त वंश को या फिर बोध गया को। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो पाटलिपुत्र नगर को परिभूत पुरंदर स्थानम के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है और ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो पटना का, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन ए में दिख रहा होगा और ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए काफ़ी ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना में किसके समय कौमुदी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। अभी अभी मैंने बताया कि पटना में एक कौमुदी महोत्सव था जिसको शरद ऋतु में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था। तो मनाया जाता था किसके शासनकाल यानी कि किसके समय में। ऑप्शन दिया गया है आंग्ल काल में, मुगल काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्त काल में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गुप्त काल में कौमुदी महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी फिर उसी से रिलेटेड है कि पटना का कौमुदी महोत्सव आज के किस महोत्सव की भांति मनाया जाता है। यानी कि पटना में जो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में था वो आजकल के किस महोत्सव यानी कि त्यौहार की तरह मनाया जाता था। ऑप्शन दिया गया सरस्वती पूजा की भांति, गणेश तत्व की भांति, गणेशोत्सव की भांति, दुर्गा पूजा की भांति या फिर दीपावली की भांति। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्गा पूजा की भांति। यानी कि आजकल के समय में हम लोग दुर्गा पूजा जितना धूमधाम से मनाते हैं उस समय कौमुदी महोत्सव को पाटलिपुत्र में काफ़ी ही उसी तरीके से मनाया जाता था जिस तरह से हम लोग आज तक दुर्गा पूजा को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में लगभग 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र का विकास रुका रहा। मध्य काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या फिर अंग्रेजों के समय। यानी कि 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र का विकास नहीं हो सका यानी कि रुक गया, तो वह काल कौन सा था, तो इस बात को हमें बताना है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का विकास 1000 वर्षों तक रुक गया था। अब फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि किस काल में पाटलिपुत्र महानगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ये क्वेश्चन मैंने पीछे ही बता दिया है। वैसे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा कि मैंने क्या बताया है, ताकि आपको मालूम चले कि आपने क्या पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में लगभग 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र का विकास रुका रहा। इसके संकेत कहाँ से मिलते हैं यानी कि किस साहित्य से मिलते हैं। ऑप्शन दिया गया काव्य मीमांसा, ऑप्शन बी दिया गया कुटुनिम्नतम, मुद्रा राक्षस, पाटल पुष्प की पुतलिका। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मुद्रा राक्षस में यह बात बताया गया है कि 1000 वर्षों तक मध्यकाल में पाटलिपुत्र का जो विकास था वो रुक गया था। सो ऑप्शन जो सी होगा इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी ही करेक्ट आंसर होगा। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि किस काल में पाटलिपुत्र नगर का उद्धार हुआ। ऑप्शन दिया गया मुगल वंश काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या फिर आंग्ल काल में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुगल वंश के काल में। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि किस काल में पटना का विकास तेजी से हुआ। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है मध्य काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, डी ऑप्शन दिया गया है आंग्ल काल में। यानी कि हमको बताना है कि पटना का विकास कब एकदम तेजी से हुआ। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आंग्ल काल जो था इसमें पाटलिपुत्र यानी कि पटना का विकास एकदम तेजी से हुआ था। फिर चलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से।
क्वेश्चन है कि किस काल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ? यानी कि पाटलिपुत्र का नाम पटना कब प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन दिया गया है मध्यकाल में, ऑप्शन बी दिया गया है मौर्य काल में, ऑप्शन सी दिया गया है गुप्त काल में, ऑप्शन डी दिया गया है आंग्ल काल में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मध्यकाल में, यानी कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम जाकर के पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर इसी तरह से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना शब्द किस शब्द से निकला है? ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, पतन, पटन देवी या फिर पुष्पपुर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा पतन, यानी कि पतन जो शब्द सा इसी से निकला हुआ है पटना। सो ऑप्शन जो बी होगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन दिया गया है सरस्वती देवी, पतन देवी, शीतला देवी या फिर काली। इसमें बताना है हमें पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटन देवी, यानी कि पटना नगर की जो पालिका देवी है उसे क्या बोला जाता है? तो पटन देवी बोला जाएगा। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन काफ़ी ही इजी है और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम 2024 के लिए। क्वेश्चन है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका ये एक रचना है के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ऑप्शन दिया गया है पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र, जो कि पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का नाम है। ठीक, फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन दिया गया है पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर दिशा में, यानी कि पटना के उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमेशा जुड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी सेतु किस नदी के ऊपर बना है? ऑप्शन दिया गया है गंगा, ऑप्शन बी दिया गया है यमुना, ऑप्शन सी दिया गया है नर्मदा और ऑप्शन डी दिया गया है सोन। तो महात्मा गांधी जो सेतु पुल है ना वो गंगा नदी के किनारे गंगा नदी पर ही बना हुआ है। ठीक, और ये एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक, जो कि गंगा नदी पर है और गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक, अब फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में है, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा होगा और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोलघर की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 96 फीट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा कि गोलघर की ऊंचाई कितनी है, ये पूछ सकता है कि गोलघर जो है वो कहाँ स्थित है। तो पटना में स्थित है, ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि तारामंडल कहाँ स्थित है? तो तारामंडल भी पटना में स्थित है, जो कि ऑप्शन ए में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि पटना में गंगा नदी पर बने पुल का नाम क्या है? जवाहर सेतु, गंगा सेतु, गांधी सेतु, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने बताया कि गंगा नदी पर जो पुल है उसे गांधी सेतु के नाम से जाना गया है। सो ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए करेक्ट होगा, गांधी सेतु पुल गंगा नदी पर है। फिर अगला
इस क्वेश्चन को मैंने पीछे ही बता दिया था कि एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क पुल जो है वो गांधी सेतु पुल है, जो कि गंगा नदी पर है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। काफी इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दिया गया है पटना, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लाहौर। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो था वो पटना में हुआ था। सो ऑप्शन जो ये हो जाएगा इसके लिए काफी करेक्ट होगा। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट है कि गुरुद्वारा कहाँ है। ऑप्शन दिया गया है पटना, अमृतसर, वाराणसी या फिर लाहौर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए गुरुद्वारा पटना में स्थित है। फिर अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या कहलाता है। इनका जन्म तो पटना में हुआ था, लेकिन उस स्थान को क्या कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है गुरुग्राम, गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब और स्वर्ण मंदिर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुद्वारा। ठीक, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे। ऑप्शन दिया गया है गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म स्थल कहाँ है। तो इनका जन्म स्थल जो है वो पाटलिपुत्र यानी कि पटना में है, जो कि ऑप्शन ए में काफी ही करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। यह भी क्वेश्चन है कि पटना में किस महापुरुष का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म से थे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिख धर्म से, यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ही वीवीआई क्वेश्चन है आप सभी के लिए इस चैप्टर से कि कुसुमपुर और पुष्पपुर किस नगर को कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र को, कलिंग को, उत्कल प्रांत को, अंग प्रदेश को। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या मिलता है। यानी कि जितने भी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराण थे उसमें पाटलिपुत्र के नाम को क्या कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी दिया गया है कि ए और बी दोनों सही हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि प्राचीन संस्कृत और ग्रंथ में जो पुराण थे उन सबों में उनका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम दोनों गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क पुल है किस नदी पर है। तो गंगा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस नगर की प्राचीनता के संकेत मिलते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पटना के प्राचीनता के संकेत मुद्रा राक्षस में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है कि अपनी काव्य रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है।
यानी कि काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती की परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किया है। फिर अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी दिया गया है हस्तिनापुर, ऑप्शन सी दिया गया है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी दिया गया है काशी। तो सरस्वती का कुल गृह जो होता है उसे पाटलिपुत्र यानी कि पटना को कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में बिल्कुल करेक्ट दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन दिया गया है पटना, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो पटना हो जाएगा। यानी कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाने लगा? पटना के नाम से जाने लगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला, पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? तो पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम जो है वो पटना है। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का शासनकाल अत्यंत समृद्ध था। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर पिन कीजिएगा, ताकि हमें मालूम चले कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और हाँ, एक बात आप लोग अपना नाम लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पूरे बिहार में किस जगह से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।